तो चलो इस क्लास में हम लोग बात करते हैं नए कंसेप्ट के बारे में, बजट लाइन। बजट लाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप, मैं या कोई भी कंज्यूमर जब कोई भी चीज़ परचेज़ करता है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखता है और इस कंसेप्ट को, उस कंसेप्ट से बजट लाइन बन जाता है। कहना क्या चाहता हूँ समझते हैं थ्योरेटिकली। बजट लाइन भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का। कशिश ये वाली लाइन, आशिमा ये वाली लाइन अब कॉमन हो गई ना, समझ गए ना? हर जगह पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है खरीदने के लिए, जितनी उसके पास इनकम अवेलेबल है या उसका जो भी बजट है। ठीक है कशिश, मान लेते हैं आपको और आशिमा को, आप लोग अपना अपना मान लो कि आपको पॉकेट मनी मिलती है हफ्ते की 900 रुपये। ठीक है, मान लिया हफ्ते की 900 रुपये आपको पॉकेट मनी मिल रही है। अब आप इससे क्या, इस पॉकेट मनी को कंसिडर करते हुए क्या आप हर महीने एक फॉरेन ट्रिप मार सकते हो अपने पैसों से? बताओ, नहीं ना। बजट लाइन भी डाउनवर्ड स्लोप करती है और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी बनती होगी इसका मतलब? ऐसे डाउनवर्ड कोई भी स्लोप कर रही है तो ऑब्वियसली बात है वो यहीं से स्टार्ट होगी ना, जहाँ से मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, ना कि यहाँ से यहाँ तक उठेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये तो नहीं है कुछ भी चीज़, ये है राइट कंसेप्ट। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोप करती है और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। जो स्लोप होती है बजट लाइन की उसको हम लोग कहते हैं प्राइस रेशियो। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो स्लोप है, ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये वाला जो स्लोप है इसको हम लोग कहते हैं प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो मतलब क्या भैया, कोई भी चीज़, ये मेरा बजट है, इतनी मेरी इनकम है इस लाइन पे, मतलब ये लाइन मेरी दिखा रही है बजट एंड मेरा इनकम। अगर इसमें कोई भी चीज़ फिट होती है, मतलब मार्केट में, संसार में जो जो चीज़ें इस रेंज के अंदर है वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बाय करना। जैसे भगवान की कृपा से हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं, लेकिन टू बी प्रैक्टिकल अगर हम तीनों की बात मैं ये कहूँ कि ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं, आज हम लोग अपने घर पे कशिश, आशिमा और मैं अपने पापा से ऐसा करता, हम ऐसा बोलते हैं अपने पापा से कि कल एक प्राइवेट जेट खड़ा करो हमारी छत के ऊपर। तो ये पॉसिबल है क्या विद इन 24 आवर्स? बताओ, नहीं ना। तो ये चीज़ क्या है भाई, ये बजट लाइन के बियॉन्ड है, समझ गए ना। और जो चीज़ें इसके नीचे होती हैं वो तो बेटर है, लेकिन यहाँ पर नीचे ऊपर का सवाल नहीं है। मतलब नीचे इन द सेंस इस बजट लाइन की जो भी चीज़ नीचे होगी ना, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वो अफोर्डेबिलिटी में रहता है। अफोर्डेबिलिटी इन द सेंस कि जैसे मैं मान लो कशिश, कोई आपसे कह रहा है यार तेरे पास 10 रुपीज़ है क्या, मुझे चॉकलेट खानी है, ठीक है, तो आप सोचोगे भी नहीं यार 10 रुपये ही तो है यार, उसमें क्या है ना। तो वो आपकी बजट लाइन के नीचे है काफ़ी ज़्यादा। अब आशिमा लेकिन आपसे कोई ये कह रहा है कि बहन मुझे ना 90,000 रुपये दे दे, मैं तेरे को थोड़े दिन बाद वापस कर दूंगा। अब वो चीज़ आपको पर्सनली देखते हुए, मतलब मम्मी पापा को साइड हटाओ, आपकी इनकम, आपकी पॉकेट मनी को देखते हुए 90,000 अगर आपके पास कलेक्टेड अमाउंट रखा भी है तो वो आप इतनी आसानी से दोगे नहीं किसी को भी, है ना। समझ गए ना आशिमा? तो आपको वो देने में ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे पर्सनल बजट की काफ़ी ज़्यादा बाहर है, वो आप किसी को नहीं दोगे यार, फिर चाहे कोई हरियाणा से हो चाहे पंजाब से हो, है ना। बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्लोप जो होती है बजट लाइन को, उसको प्राइस रेशियो कहा जाता है और ये कांस्टेंट रहती है। अब ये कांस्टेंट पता है क्यों रहती है? मतलब ये लाइन ना ही यहाँ पर आराम से शिफ्ट होती है और ना ही आराम से यहाँ पर शिफ्ट होती है। ये लाइन अगर ऐसे बन रखी है ना तो ये ऐसे ही रहती है, मतलब ना तो ये ऐसे जाएगी ना तो ये ऐसे जाएगी। पता है क्यों एक ही लाइन ऐसी क्यों रहती है यार? क्योंकि कशिश, आशिमा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमारी इनकम रातों रात एकदम से ऐसे थोड़ी ना चेंज हो जाती है। ये नीचे कैसे जाएगी बजट लाइन? अगर मतलब मान लो मुझे, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, अगर मुझे इसे यहाँ से यहाँ लेकर जाना है बजट लाइन को, नीचे कैसे जाएगी? मान लो भगवान ना करे किसी ट्रेजेडी में, कोविड-19 जैसी सिचुएशन में जिसका धंधा पानी बंद हो गया हो, तो इनकम खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी नीचे? बताओ। हम सबकी फैमिली इनकम इफेक्ट हुई थी कि नहीं हुई थी पूरे संसार की? बताओ कोविड-19 के टाइम पे।
थोड़ा तो फर्क पड़ा ही था ना। अब हमारा मान लो बजट लाइन जो है, ब्लू से बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पर कैसे शिफ्ट करेगी, मतलब थी पिंक पर, पहले नीचे गई, तब हमने डिस्कस करा कि इनकम हमारी कम हो गई किसी भी सिचुएशन के अंदर। आगे कैसे बढ़ गई भाई, कोई हमारी जॉब लग गई, अब घर में पहले कमाने वाले 1 थे, खाने वाले 5 थे, अब 4 लोग कमा रहे हैं, ठीक है। या फिर आशिमा बन गई भयंकर लेवल ट्रेडर, दिन के 1-1 करोड़ रुपए निकाल रही है। कशिश उससे भी हाई लेवल ट्रेडर, कंट्री की डीलिंग कर रही है, कंट्री उठा के उस कंट्री को बेच दी। तो यहाँ से आपकी इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। मतलब मैं मज़ाक कर रहा हूँ, इनकम मतलब किसी भी इवेंट से बढ़ सकती है आपकी, कि आप कोई बिजनेस करने लगे या कुछ भी है, आपका आइडिया काम आ गया। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं, समझ में आ जाएगा उससे। MBA चाय वाले का नाम सुना है आशिमा कशिश, है ना करोड़पति वो, आइडिया काम आ गया। ऐसे ही सौरभ जोशी के बारे में सुना है, ब्लॉगर, ठीक है, टेक्निकल गुरु जी, है ना, ये सब। तो ये क्या है, ये मतलब इनकम बढ़ गई एकदम से, मतलब वो करके बस। तो नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट क्या होता है इकोनॉमी के अंदर? मार्केट, कशिश ये वो वाली मार्केट नहीं है जैसे हम चीज़ें चिप्स के पैकेट और मोमोज खाने जाते हैं, ठीक है। मार्केट है तो वही मार्केट, लेकिन वैसे, लेकिन मार्केट को इकोनॉमी में डिफाइन कैसे करते हैं? ये वही वाली मार्केट है कशिश आपकी और मेरी फेवरेट वाली मार्केट, पैसा है चलो कुछ खा लेते हैं मार्केट से, ठीक है, वही वाली मार्केट है ये। लेकिन मार्केट में जब हम कुछ खाने जाते हैं कशिश आशिमा, तो हम करते क्या है? मार्केट एक सबसे पहले तो एक जगह होती है, कुछ भी हो सकती है। आजकल मार्केट की डेफिनेशन वैसे बदल गई है, ये जगह ना ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? पहले बताओ मुझे ज़रा, है ना, जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और वो किसी कमोडिटीज़ की परचेज करते हैं, सेल करते हैं। ऑब्वियसली बात है, बायर परचेज करेगा, सेलर सेल करेगा। अब ये मार्केट अगर कशिश ऑफलाइन है, तो आप और मैं क्या करेंगे? मोमोज खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, शेक पी लेंगे। अगर ये मार्केट ऑनलाइन है, तो हम लोग कुछ ऑर्डर करवा लेंगे। या आशिमा कशिश, ये ऑनलाइन मार्केट सबसे बढ़िया है, ट्रेडिंग मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बताओ, वो भी तो मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट्स हैं वो। नहीं होता वहाँ पर क्या? दिस इज़ द प्लेस है ना, पोर्टल है हमारे पास, प्लेटफॉर्म है, बायर एंड सेलर है वहाँ पर, हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसके बाद, है ना। और यहाँ पर परचेज होता है, सेल एंड परचेज और कमोडिटीज़, कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है, आप दोनों को पता ही है, पता ना आशिमा, पल्सेस और उन सबकी, गोल्ड सिल्वर कॉपर, उन सबकी ट्रेडिंग भी होती है ना, ये चीज़ है। तो मार्केट यही है वो मार्केट, मतलब आप समझो, मतलब मैं बार बार ट्रेडिंग को बीच में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन वो है भाई, मार्केट तो है ही ना। और ऑफलाइन मार्केट आप सब्जी मंडी से लेकर, राशन की दुकान से लेकर, मोमोज कॉर्नर से लेकर, पिज़्ज़ा हट तक, डोमिनोज तक, हर किसी चीज़ को मान लो। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट तो हमने जान लिया, व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू कि कैसे डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से क्लासीफाई होती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से क्लासीफाई होती हैं और एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट होती हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर देयर ऑपरेशन। यानी कि इकोनॉमी में या किसी भी एक रीजन, इकोनॉमी छोड़ो, चलो पहले बहुत छोटी लेवल पे बात करते हैं। जैसे घर के आसपास कशिश आशिमा बड़ी सारी शॉप्स होंगी ना, बताओ मुझे अलग अलग तरह की शॉप्स बताओ, अलग अलग तरह की शॉप्स बताना, बताओ क्या क्या बेचती हैं वो दुकानें, बताओ। हाँ, बेकरी, हैवी वर्ड्स मत बोलो, समझ में नहीं आएंगे मुझे भी, क्राउड को भी। और आजमा सीधा बोलना, केक की दुकान और कौन सी दुकानें हैं? राशन की दुकानें हैं, ठीक है। और आजमा ग्रोसरी स्टोर्स मतलब है ना, राशन की दुकानें। और कौन सी दुकानें हैं? जल्दी बताओ यार, फिर मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मिठाई की दुकान आशमा, मतलब स्वीट्स कॉर्नर कह सकते हैं उसे, है ना। अग्रवाल बीकानेर। और
क्लोथ्स की दुकान, बस आशिमा, बस खाने पीने के नाम साइड करके और भी तो दुकानें होंगी। अच्छा भूख लग रही है आपको, केमिस्ट शॉप है ना। ये सारी दुकानें जो होती हैं, अब मुझे क्या बताओ, ये सारी दुकानों को एक दूसरे से क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, मुझे बताओ। ये इससे कैसे अलग है, ये इससे कैसे अलग है, ये इससे कैसे अलग है, ये इससे कैसे, ये इससे कैसे, बताओ। वेरी गुड, जो भी गुड्स और कमोडिटीज़ हैं वो। और एक और चीज़, इनके बीच में नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है। जैसे नेचर ऑफ कंपटीशन का ये मतलब होता है सबसे फेमस बात कर लेते हैं रजौरी गार्डन के मार्केट की और सरोजनी नगर की, सरोजनी नगर मार्केट की। यहाँ पर क्या मिलता है, शॉपिंग, कपड़े, लड़कियों के कपड़े मान लो, ज़्यादातर तो उसी के हैं। अब आपको अगर कोई चीज़ लगती है, आप सरोजनी गए हो, आपने ख़रीदना है एक टॉप और एक जीन्स, वहाँ पर आपके पास क्या एक ऑप्शन है, मुझे बताओ। एक ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है क्या, 15 ऑप्शन है क्या, भरमार है ना ऑप्शन की। चलो मतलब मान लो मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए और मैंने आपसे कहा दिल्ली में जहां पर भी जाना शॉपिंग कर कर आओ, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, मतलब 50, 60 या 100, 200, 500 ऑप्शन ही है बस आपके पास। बताओ, पूरी दिल्ली दे रहा हूं मैं आपको और 3 लाख रुपए दे रहा हूं साथ में। तो आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आया। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज इकोनॉमी के अंदर क्लासिफाई होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती हैं। डिफरेंशिएट होने का पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, गुड्स और सर्विसेज क्या वो प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे यार अब इसके और इसके बीच में कंपैरिजन है क्या, फरेरो रोशर्स और कोलगेट, मुझे बताना, दो इंडस्ट्रीज है, क्या क्या वो है इनके बीच में डिफरेंशिएशन, बताओ। इसके बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, जॉकी एंड नेस्ले। चलो मेन डिटरमिनेंट्स क्या है मार्केट स्ट्रक्चर के, कि नंबर ऑफ बायर्स और जो सेलर्स होते हैं कमोडिटीज़, मतलब यहाँ पर इस मार्केट के अंदर, हर मार्केट के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। फर्म्स के पास फ्रीडम होती है कि व्हेन टू एंटर द मार्केट एंड व्हेन टू एग्जिट द मार्केट। ये चीज़ याद रखना। ये वाला पॉइंट का मतलब पता है क्या है आशिमा और कशिश, हमारे देश में ना, हमारे देश में, मैं तुम्हें एक पहले कहानी बताता हूँ। 2000 आई थिंक 16 का ही था, 16 या 17 का इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें एक चैप्टर आया था ब्रेकिंग द चक्रव्यूह, ब्रेकिंग द चक्रव्यूह ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये चक्रव्यूह पता क्या था हमारे देश में, आपको सुन के ना बहुत अजीब लगेगा। एक बार एक ना रेगुलेशंस होती हैं कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हो ना, उसके लिए परमिशन खोलने के लिए, मतलब परमिशन देखना, ये आपको सुन के अजीब लगेगा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इस बुक में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है, कभी पढ़ेंगे हम इसको इत्मीनान से। अभी के लिए आप सिर्फ एक ट्रेलर देख लो, इसका टीजर देख लो। हमारे देश में ये याद रखना बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फर्म्स की बात कर रहा हूँ, आपको परमिशन चाहिए होती है सरकार से, लाइसेंस मतलब वगैरह खोलने के लिए, वो आपको आराम से मिल जाता है। लाइसेंस, परमिशन मतलब क्या है, आप कहोगे ये परमिशन क्या है, लाइसेंस, लाइसेंस टू ओपन द इंडस्ट्री आपको बहुत आराम से मिल जाता है। लेकिन जब आपको क्लोज करनी है ना, उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है, ये इतने आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत टाइट रेगुलेशंस रहती हैं। एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको शायद से समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है। देखो, एक स्कूल खुला,
मैंने बोला, मैंने कशिश आशिमा ने मिलकर एक स्कूल खोला। हमने डिसाइड करा हम इसको 1st से 8th क्लास के लिए रखेंगे वैलिड, ठीक है, और 9वीं से लेकर 12वीं पर्सन कहीं और स्कूल में कर लेगा। 1st से लेकर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, प्राइमरी से लेकर 8th क्लास तक ऐसा करके रखेंगे। पर बच्चा हम लोग फीस रखेंगे 3000 रुपये। और हमने स्कूल काफ़ी बड़ा खोला, गार्ड रखा, टीचर्स रखी, सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा था। कोविड आया, काफ़ी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई, लेकिन हमें स्कूल चलाना था, सब कुछ उसका किराया वगैरह सब कुछ देना था। हमें बहुत लॉस होने लगा, बहुत लॉस होने लगा। क्या आपको लगता है स्कूल जैसी चीज़ जिसमें कोई बच्चा 4th में पढ़ रहा होगा, बीच में कोई 6th में पढ़ रहा होगा, कोई 7th में और 8th तक की स्कूल है, कोई नर्सरी में पढ़ रहा होगा, कोई LKG में पढ़ रहा होगा, सरकार परमिशन दे देगी बीचों बीच में स्कूल बंद करके बच्चों को बाहर निकालने का? बताओ, थोड़ा सेंस बना इस एग्जाम्पल से? इसलिए स्कूल जब खोले जाते हैं ना, बहुत सोच समझ के खोले जाते हैं। इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती है स्कूल बंद करने के लिए कि मैं प्रिंसिपल, मैं हेडमास्टर, मैं डायरेक्टर, चलो यार फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे लॉस में जा रहा है स्कूल, बंद कर दो। बच्चों कल से मत आना, ये स्कूल बंद हो रहा है, कल से आप कहीं अपना देख लो। तुम्हें लगता है ये चीज़ पॉसिबल है? कभी सुना है ऐसा केस कोई तुमने कि DPS या दिल्ली का कोई भी स्कूल बीचों बीच में बंद हो गया? बंद हो ही नहीं पाते, सरकार करना ही नहीं देती। लॉस में चल रहे होते स्कूल, प्राइवेट स्कूल, फिर भी चलते रहते हैं। क्यों? क्लासेस, बच्चा जाएगा कहाँ? स्कूल चेंज करवाने के लिए तुम्हें पता है दिल्ली जैसी जगह पर कितनी लाखों मोटी जेब की डोनेशन लगती है, पता है ना ये वाली चीज़ दोनों को? इस वजह से सरकार इतनी आसानी से वो देती नहीं है। अब तुम फॉर्म्स और उसके केस में अप्लाई करो, मैंने पहले ही बोल दिया था, बड़ी बड़ी फॉर्म, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ओपन करने के लिए लाइसेंस आराम से मिल जाएगा, लेकिन क्लोज करने के लिए नहीं मिलेगा इतनी आसानी से लाइसेंस। सरकार कहेगी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सब्सिडी देंगे, कुछ प्रोग्राम से स्कीम्स के अंदर एनरोल हो जाओ, लेकिन ये बंद मत करो, इससे इंडियन इकोनॉमी की साइकिल हो सकता है डगमगा जाए। इसलिए बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज, किंगफिशर जैसी या फिर अनिल अंबानी की जितनी कंपनियां थी, जब ये लॉस उठा रहे होते तो आपको क्या लगता है बेवकूफ़ है क्या? इनको नहीं दिख रहा होता कि हमें लॉस हो रहा है, हम बंद करके निकल जाएं? इतनी आसानी से बंद नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंबानी अडानी अगर आज के टाइम पे कल को ये बोलते हैं हम सारा बिजनेस यहाँ पर बंद करके हम चाइना, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ लेबर सस्ती है, इंडिया में लेबर महंगी और रेगुलेशंस भी टाइट है, इतनी आसानी पॉसिबल नहीं है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम तो सुना ही होगा ना तुमने, ये सुना है महिंद्रा एंड महिंद्रा? महिंद्रा एंड महिंद्रा को बहुत टाइट रेगुलेशंस लगी थी इंडियन सरकार की, जब वो अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बेस ना एक्सपेंड करना चाहते थे। पता है इनका मेन बेस इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर लिया है? चाइना। चाइना बहुत आराम से रेगुलेशन दे देता है। पता अगर आपको वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह खोलनी है ना, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइसेंस आपको बहुत आसानी से विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ हो जाता है आपका ये वाला काम, दोनों काम। इंडिया में दिक्कत ये आती है, ये लोग ये कहते थे महिंद्रा वाले, ओपन तो कर लेंगे, क्लोज नहीं करने देता, तो सरकार जानबूझ के लॉस क्यों करवा रही है हमारा? मुझे अगर दिख रहा है आशिमा, कशिश, हम तीनों को दिख रहा है कि हमारा स्कूल नहीं चल रहा था ठीक, हमने कहा यार छोड़ो यार, अपना भी क्या लॉस उठाना, और फिर यार क्या ही करेंगे ये खोल के, लॉस में कैसे चलाएं प्रेशर में। हमने रिक्वेस्ट डाली सरकार को। अब वो रिक्वेस्ट पता है कितने कितने साल तक टली रहती है? 6 साल, 7 साल, 11 साल, 15 साल। इमेजिन कर सकते हैं हम वो टाइम पीरियड? बताओ। ये दिक्कत है, इसलिए बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज और फर्म्स नहीं खोल सकते, और खोल लिया तो बंद नहीं कर सकते बड़े आराम से, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स एज अ फ्यूल इन द इंडियन इकोनॉमी इंजन। सरकार का ये मानना है। लेकिन ये जो चैप्टर आया था ना, अब इकोनॉमिक सर्वे में क्यों डाला गया होगा? कुछ तो गंभीर बात होगी ना। गंभीर बात तो आप समझ ही चुके होगे अभी तक के डिस्कशन में, कि भैया जब क्लोज नहीं करने दे रहे हो तो बड़े सारे लोग, एक बार बताओ, इन्वेस्ट करेंगे क्या कभी इंडिया में? एमएनसी खोलेंगे क्या बाहर से आके? निवेश करेंगे इंडिया के बाजार में? बताओ, नहीं ना। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन दिया। आपको पता ना इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में निकलता था, मतलब अभी तक इसी साल नहीं निकला, बस अब याद है ना कशिश आशिमा, कि एक में तो होता है पिछले साल कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, एक साल के आने वाले टाइम पे मतलब क्या करना चाहिए, है ना, कमिंग ईयर में। तो उसमें सजेशन दिया गया था सरकार को ये रेगुलेशंस को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, लाइट कर देना चाहिए। दोज फर्म्स हु आर विलिंग टू एग्जिट, अगर उनको लॉस लग रहा है तो उनका और लॉस मत करवाओ, कॉन्फिडेंस लूज मत करो इन्वेस्टर्स का। कल को वो किसी और इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि जब हमें लॉस हो रहा होगा हम तो निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो मालिक है इसको सरकार बंद नहीं करने देगी इंडस्ट्री, और ये हमारे पैसे वापस नहीं करेगा इन्वेस्टर्स के। इस प्रॉब्लम के बारे में हमने सुना नहीं होगा, पता है,
काइंड ऑफ हिडन बात है, कम देखने को मिलती है, लेकिन हम पढ़ेंगे अपने यूपीएससी के कोर्स में ये पूरी स्टोरी। तो ये मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया है, कहानी क्या है इसके पीछे मैं पूरी बताऊंगा, और सॉल्यूशन क्या है, और उस इकोनॉमिक सर्वे की बात से लेकर आज तक की स्थिति क्या है, क्या फर्म्स आराम से एग्जिट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, पूरी कहानी बताऊंगा, डोंट वरी। नेचर ऑफ कमोडिटीज, कि कमोडिटीज किस किस प्रकार की प्रोड्यूस हो रही हैं, और नॉलेज और मोबिलिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ गुड्स मतलब गुड्स प्लेस ए से प्लेस बी पर कैसे जा पाते हैं। अमेजन से जब कोई सामान मंगवाते हो तो देखा है उस पर लिखा आता है योर पार्सल हैज़ अराइव्ड इन महाराष्ट्र, थर्सडे को आ रहा है, जैसे अगर मान लो आज मंडे है, फिर वो कहता है आज हरियाणा पहुंच गया सुबह 6 बजे, फिर वो कहता है अब दिल्ली पहुंच गया है, फिर सुबह कोड आता है कि ये OTP आपका, जब वो आएगा तो विद इन 9 PM रात तक डिलीवर हो जाएगा। देखा है ना, कभी ऐसा ट्रैक करा है पैकेज को, लिखा था ना कि कर्नाटका से पार्सल हो गया ये वाली चीज़, ये कुछ भी मंगवाते हो, फिर अब हरियाणा पहुंच गया है, अब चंडीगढ़ पहुंच गया है, अब दिल्ली पहुंचने वाला है, अब यहाँ तक पहुंच गया है, पूरा ट्रैक होता है उसमें, है ना, ये चीज़ है। तो अलग अलग प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।